देखो, क्लास 8th का साइंस का ये पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पहला इसमें टॉपिक है क्रॉप। क्रॉप क्या है? तो सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन फॉर फूड ऑन अ लार्ज स्केल आर नोन एज क्रॉप। मतलब एक ही तरह के अगर प्लांट को खूब बड़े क्षेत्रफल में लगाया जाए एरिया में, और जैसे हम लोग गेहूं लगा देते हैं पूरा, और वो जो कहलाता है क्रॉप कहलाता है। ठीक है, तो सेम काइंड ऑफ प्लांट, तो मतलब कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि एक ही तरह के प्लांट को किसी लार्ज स्केल पे, मतलब बड़े जगह पर ज़्यादा उगाया जाए अगर, तो वो होता है जो है क्रॉप। ठीक है, सेम काइंड मतलब एक ही तरह के, ऑफ प्लांट पौधों को, ग्रोन मतलब उगाया जाता है, फॉर फूड खाने के लिए यानी सेवन करने के लिए, ऑन अ लार्ज स्केल बहुत बड़े स्केल पर, बहुत बड़े जगह पर, आर नोन एज क्रॉप। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोइंग सीजन क्रॉप्स आर टू टाइप्स। मतलब है कि ग्रोइंग सीजन के हिसाब से, ग्रोइंग सीजन के बेसिस पे जो क्रॉप्स होते हैं मेन दो तरह के होते हैं। मतलब कब कौन सा क्रॉप उगाना है, तो एक होता है खरीफ क्रॉप और एक होता है रबी क्रॉप। मतलब ये कि किस टाइम पर कौन सा क्रॉप उगाया जाता है, उस बेसिस पे क्रॉप को दो तरह से बांट दिया गया है, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं? क्रॉप्स दैट्स आर ग्रोन इन रेनी सीजन। खरीफ क्रॉप्स, जिन क्रॉप्स को रेनी सीजन में हम शो करते हैं उन्हें कहते हैं खरीफ क्रॉप। अब ऐसे याद कर लेंगे कि खरीफ में क्या होता है, बारिश होता है। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप में बारिश होता है, और बारिश का महीना कौन सा होता है? जून से लेकर सितंबर तक का। जैसे सोयाबीन, पैडी, मेज़। ठीक है, पैडी यानी इसको धान बोलते हैं। ठीक, धान। अब कैसे याद करेंगे कि कौन सा बारिश के मौसम में होता है? जब चावल को हम डालते हैं तो चावल क्या होता है, थोड़ा सा डालते हैं लेकिन पानी डालते हैं तो चावल फूल के बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो चावल के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। ठीक है, बनाते समय। इसी तरह सोयाबीन में भी, सोयाबीन को हम पानी में डालते हैं तो फूल के बड़ा हो जाता है, चावल भी फूल के बड़ा हो जाता है। तो चावल भी रेनी सीजन वाला है, सोयाबीन भी जो है फूल के बड़ा हो जाता है, सोयाबीन भी रेनी सीजन वाला है। और मक्का भी, जब देखो कभी हम मक्के को जो है छोटे छोटे मक्के के दाने को करते हैं तो वो बड़े बड़े हो जाते हैं, और उसको हम बोलते हैं कॉर्न बोलते हैं, जो हम लोग सिनेमा हॉल वगैरह में खाते हैं। तो छोटे चीज़ जब बड़े हो जा रहे हैं तो यानी वो खरीफ क्रॉप के हैं। खरीफ क्रॉप यानी रेनी सीजन वाला। ठीक है, दूसरा है कि इसके लिए सॉइल कैसा रिक्वायरमेंट होता है? तो इसके लिए एलुवियल लोम विथ सब सॉइल ऑफ क्ले। एलुवियल सॉइल चाहिए होता है। कैसा सॉइल चाहिए होता है? एलुवियल लोम विथ सब सॉइल ऑफ क्ले। ठीक है, ये एक तरह की मिट्टी होती है जिसे एलुवियल सॉइल बोलते हैं। ठीक है, इस तरह का इसके लिए चाहिए होता है। इसका कल्टीवेशन मेथड कैसे होता है, यानी किस तरह से इसे बोया जाता है? सीड्स फॉर खरीफ क्रॉप कैन बी सोन थ्रू ब्रॉडकास्टिंग, डिबलिंग, ड्रिलिंग और ट्रांसप्लांटेशन। मतलब इसको हम कैसे बो सकते हैं, कैसे मतलब शो कर सकते हैं? जब हमें खरीफ क्रॉप को उगाना होता है तो एक है ब्रॉडकास्टिंग। बेसिकली हम जाएं वहाँ पर, दानों को डाल दें, छिड़क दें। ठीक है, या फिर गड्ढे करके डाल दें छोटे छोटे, और या फिर उसको हम एक जगह पहले तो छिड़क दें, जब वो घास जैसे उग जाएं तो उनको उखाड़ लें। अब उनके जो, क्योंकि हमने छिड़का होगा तो बहुत घने होंगे, इस तरह से होंगे घने घने, उनको उखाड़ के और अलग अलग थोड़े थोड़े दूर दूरी पे लगा दें, क्योंकि जब ये बड़े होंगे तो बड़े होने पे आपस में टक्कर खा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है शो किया जाता है किसको? खरीफ क्रॉप के फसलों को। अब है दूसरा रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप में क्या होता है? ऐसे याद कर लो, रबी में आर आ रहा है और रेनी में आर आ रहा है, लेकिन दोनों ये नहीं होंगे। जहाँ आर होगा वहाँ रेनी नहीं होगा, तो रबी क्रॉप में रेनी नहीं होगा। तो रबी क्रॉप क्या है? क्रॉप दैट आर ग्रोन इन विंटर सीजन। क्रॉप किस सीजन में होंगे? विंटर सीजन में। ठीक है, तो विंटर सीजन कब होता है? तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक होता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अभी देखो मार्च चल रहा है, विंटर सीजन गया। ठीक है, तो रबी क्रॉप में क्या क्या होता है? वीट होता है, ग्राम होता है, पी होता है। वीट यानी जो हम लोग गेहूँ उगाते हैं ना, उसे बोलते हैं। गेहूँ हो गया, चना हो गया। ठीक है, चना, इन सबको क्या पानी में डालते हैं? नहीं, तो इनको पानी में डाल के नहीं खाते हैं। बेसिकली चने को भी पानी में डाल के भिगो के खाते हैं, लेकिन इनको हम पीस के मैक्सिमम खाते हैं। ठीक है,
मटर हो गया, ये सब क्या है, रबी क्रॉप हैं। ठीक है, रबी क्रॉप में क्या है आपके एग्जाम्पल, वीट, ग्राम, पी, तो ये आपको रटना ही पड़ेगा। अब इसके लिए सॉइल मैनेजमेंट कैसा होता है, सॉइल रिक्वायरमेंट इसकी कैसी होती है, क्ले, लूमी सॉइल और ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में ज़्यादातर उग सकता है और क्ले लूमी सॉइल में भी उग सकता है। ब्लैक सॉइल कहाँ पाया जाता है, जैसे हमारा इंडिया है तो इंडिया का ये वाला पोर्शन जहाँ पर क्या कहते हैं गुजरात है और महाराष्ट्र, इधर साइड ब्लैक सॉइल थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है ना, इधर साइड, बाकी और भी जगह पर होते हैं। तो ब्लैक सॉइल और क्ले लोमी सॉइल में ज़्यादा अच्छे से उगते हैं। इनका कल्टीवेशन मेथड कैसा होता है, सीड्स फॉर रबी क्रॉप कैन बी सोन थ्रू ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग यानी हम उनको छिड़क देंगे, ऐसे ही फैला देंगे, डिपलिंग और ड्रिलिंग, वही 3 मेथड हैं। द सीड्स आर जनरली सोन सून आफ्टर द रेनी सीजन, और इनको हमेशा रेनी सीजन के तुरंत बाद ही बोते हैं, क्योंकि याद करो हमने बताया था रेनी सीजन कहाँ से कहाँ तक, जून से सितंबर तक चलता है, और सितंबर के बाद जैसे ही रेनी सीजन खत्म होता है तो हम लोग खरीफ क्रॉप को काट लेते हैं और खरीफ क्रॉप की जगह कौन से क्रॉप को, रबी क्रॉप्स को जो है बो देते हैं। अब एक ग्रीन रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसे हिंदी में हरित क्रांति बोलते हैं। हुआ क्या था, 1960 में हम लोग देखते थे कि किसान जब खेती करते थे तो उनके एक एक प्लांट में थोड़े ही थोड़े दाने लगते थे। ठीक है, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन, तो ये जो थे साइंटिस्ट थे, हाल ही में इनको भारत रत्न भी दिया गया है। इनको क्या दिया गया है, भारत रत्न। ठीक है, तो इनको भारत रत्न भी मिला है। तो इन्होंने क्या किया, एक विदेशी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, उनसे प्रेरित होकर इन्होंने क्रॉप को ऐसा मतलब सिस्टमेटिक वे से मैनेज किया कि कम जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है दाने उगे, गेहूं हो गया, चावल हो गया, कुछ भी। तो इट इज़ अ प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1960s, ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसको शुरू किया गया था 1960s में, टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ताकि जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े। एग्रीकल्चर यानी खेती, जैसे पहले एक मान लीजिए एरिया पे 1000 स्क्वायर फीट पे 1 कुंटल अनाज हो रहा था, तो इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया, ऐसे ऐसे मैनेज किया कि यहाँ पर अब 1 कुंटल की जगह 2 कुंटल 3 कुंटल अनाज उगे। अब वो मेथड क्या है ये आगे पढ़ोगे, फिलहाल के लिए ऐसे समझ लो, जो वीड्स होते हैं यानी उनके बीज होते हैं, उन्हीं सीड्स को बेसिकली केमिकली मेथड से या बायोलॉजिकली मेथड से उनका ऐसा क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया कि वो अब ज़्यादा मोटे हो जाएं। ठीक है, और प्लस और भी कई मेथड किए गए जो आगे बताएंगे। तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के उद्देश्य से हुआ बाय द यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स एंड एडवांस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज। और एडवांस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जैसे ट्रैक्टर वगैरह का यूज़ किया गया, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बो जाए, काटने के लिए मशीन वगैरह आई, तो इन सब चीज़ का यूज़ किया गया। इसी को ग्रीन रेवोल्यूशन किया गया, और यही ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में प्रोडक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया ताकि अनाज ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो सके। एक मेथड है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग क्रॉप विदाउट द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लोग केमिकल का यूज़ करने लगे, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन का एक काम था प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। क्यों कम होता था, मान लीजिए एक खेत है, इस खेत में हमने गेहूं लगा दिया, लगाया तो बहुत ज़्यादा, प्लांट उगे भी बहुत ज़्यादा, लेकिन कई बार क्या होते थे, कीड़े उड़े यहाँ पर खा जाते थे कुछ प्लांट को, तो ये सब प्लांट नष्ट हो जाते थे। अब कुछ ही प्लांट में गेहूँ मिलते थे, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम होती थी। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो कुछ अच्छे केमिकल भी यूज़ किए गए जिससे कि ये कीड़े मर जाते थे। इससे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी, लेकिन बाद में कुछ समस्या ऐसी हो गई कि केमिकल की वजह से वो खाने किसान कई बार क्या करते थे, ज़्यादा केमिकल डाल देते थे, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम होता था कि मिनिमम कितना केमिकल डाला जा सकता है जिससे शरीर को नुकसान ना हो। इसकी वजह से काफ़ी शरीर को भी नुकसान होता था। साथ में जो पशु, कई बार पक्षी यहाँ पर आके थोड़े बहुत दाने खाते हैं, जो अच्छी बात है, पक्षियों को भी खाना चाहिए। वो पक्षी बेचारे दाने खाते थे, उन दानों में होता था जहर छोटे मोटे, तो वो थोड़े से जहर पे मर जाते थे, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी जानवर वो नेचर पे डिपेंड करता है उसको जिंदा रहने के लिए।
अब उस नेचर में जो हम बो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसी को तो खाएंगे। अब पक्षी ज़्यादा तो नहीं खा लेंगे। इसके वजह से बहुत ज़्यादा केमिकल की यूज़ की वजह से, प्लांट की वजह से काफ़ी ज़्यादा एटमॉस्फेयर को और हमारे जो है वातावरण को नुकसान होता था। तो उसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की गई। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग क्रॉप्स। ये एक ऐसा कल्टिवेटिंग क्रॉप का प्रैक्टिस है, यानी खेती का एक ऐसा ये मेथड है जिसमें विदाउट यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, वीडिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, बहुत ज़्यादा हम ना तो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं यानी खाद, ना तो हम यूज़ करते हैं वीडिसाइड जिससे कीड़े मरें, और ना ही पेस्टिसाइड जिससे हम लोग छोटे मोटे कीट पतंग वगैरह को मारते हैं। तो इस सब को नहीं यूज़ करते थे। अब इसके लिए क्या यूज़ करते थे, तो हम गाय का गोबर यूज़ कर देते थे। गाय के गोबर में क्या होता है, बहुत अच्छा जो है खाद का काम करता है, ठीक है। और नेचुरल तरीके यूज़ करते थे कि अगर ज़्यादा जैसे वीड्स क्या होते हैं जो खेतों के बीच में, मान लीजिए हमने धान लगाया है यहाँ पे, ठीक है, उन्हीं के बीच में घास फूस उग जाते थे, ठीक है। अब ये घास फूस क्या करते हैं कि इन खेतों को मिलने वाली जो मिट्टी में से प्रोटीन्स हैं, मान लो प्रोटीन तो हम लोग को शरीर में चाहिए होता है, इन मिट्टी में से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसको पेड़ को चाहिए, धान को चाहिए, गेहूं को चाहिए, वो उसकी जगह ये घास ले जाता था। तो इस वीड्स को नष्ट करने के लिए पहले तो वीडिसाइड्स यूज़ किया जाता था, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में कहा गया वीडिसाइड मत यूज़ करिए, मेहनत कर लीजिए थोड़ा सा। तो इसमें प्रोडक्टिविटी तो कम होती है, लेकिन जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रोडक्ट निकलते हैं बहुत प्योर होते हैं, नेचुरल होते हैं और हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो वीडिसाइड्स को जो है नहीं यूज़ किया गया, पेस्टिसाइड्स को भी नहीं यूज़ किया गया, क्योंकि पेस्टिसाइड्स छोटे मोटे कीड़ों को मारते हैं और उन कीड़ों के साथ केचुओं को भी मार देते हैं। केचुए क्या होते हैं, किसानों के लिए हेल्प करते हैं। केचुओं को, अर्थवर्म्स को कहा जाता है फार्मर्स फ्रेंड, क्योंकि केचुआ क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर ऐसे गड्ढा उड्ढा करके छेद उद कर देते हैं। तो इसकी वजह से जो हमें खेती करने से पहले खुदाई करनी पड़ती है, जुताई करनी पड़ती है, उससे अच्छा है केचुए रहते हैं तो उस ज़मीन को फर्टिलाइज बना देते हैं, मिट्टी को नम रखते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है और जो भी हम लोग गेहूँ, धान या जो भी क्रॉप लगाते हैं उनकी जड़ों को बढ़ने में हेल्प होता है। देखेंगे यहाँ पर बेसिक क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, ठीक है, क्या क्या होती हैं काम जब हमें क्रॉप को प्रोडक्ट करना है। पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रैक्टर लाते हैं और ट्रैक्टर से हम क्या करते हैं, जो है खेत के मिट्टी को जोतते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, बीज को बो देते हैं, सोइंग, ठीक है, सोइंग मतलब बीज को बो देते हैं। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, उसके बाद उसमें कुछ मैन्योर फर्टिलाइजर्स यूज़ कर देते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग क्या करते हैं, गाय के गोबर इत्यादि को कर देते हैं और बाकी तो केमिकल वगैरह भी यूज़ किया जा सकता है। फिर उसके बाद इरिगेशन करते हैं, मतलब वाटर से हम लोग सिंचाई करते हैं, ठीक है ना, वाटर से हमें सिंचाई भी तो करना पड़ता है ज़रूरत पड़ने पर बार बार। फिर क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ वीड्स को रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करते हैं, वीडिसाइड से भी रिमूव कर सकते हैं और बाय मेथड होता है, अब तो मशीनें वगैरह भी आ गई हैं वो भी कर देती हैं, हाथ से भी पुराने लोग करते थे। यानी जो एक्स्ट्रा घास उग जाती हैं उनको हटा देना है। क्यों हटाना है, क्योंकि अगर वो रहेंगे तो जो भी मिनरल्स या जो भी मिट्टी की अच्छी चीज़ें हैं, पोषक तत्व हैं जो इस प्लांट को मिलनी थी वो इनको ना मिलके इन घास फूस को मिलेगी, इसलिए वीड्स को हटाना होता है। फिर हार्वेस्टिंग, फिर अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं क्रॉप को। अब जब पूरा क्रॉप हो गया है तो उसको धीरे धीरे बड़ा होने पर हमें क्या करना है, काटना है। फिर काट पीट के थ्रेसिंग करते हैं। अब जैसे मान लो गेहूँ हो गया, गेहूँ तो इस तरह से बाल में होता है, मतलब यहाँ छोटे छोटे दाने होते हैं लेकिन उसके ऊपर कवर होता है। फिर हम उसको एक मशीन में डालते हैं, वो मशीन इस कवर से गेहूँ को अलग दानों में कर देता है और भूसे को अलग कर देता है। भूसे जानवर खा लेते हैं, ठीक है, एनिमल्स खा लेते हैं, और ये गेहूँ को हम लोग रोटी बना के खा लेते हैं। तो थ्रेसिंग हो गया, और थ्रेसिंग के बाद जो गेहूँ निकला उसको स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करेंगे तभी तो साल भर खाएंगे, गेहूँ तो एक ही बार उगेगा साल में। कब से कब तक बताओ, जो गेहूँ है, व्हीट, ये कौन सा क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है कि रबी क्रॉप है, रबी क्रॉप है। तो रबी क्रॉप कब उगता है, ठीक है, आफ्टर खरीफ क्रॉप, यानी रबी क्रॉप के उगने का समय है अक्टूबर से मार्च तक, ठीक है। तो और खरीफ क्रॉप वाला रेनी वाला है, रेन वाला है, ठीक है ना, इसको याद रखना है। तो स्टोरेज करते हैं क्योंकि हमें साल भर खाना है, ठीक है, बरसात के मौसम में भी हमें गेहूँ भी खाना है। अब तो पहला जो था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कल्टीवेशन जो हमने बताया, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लूजिंग एंड अप थ्रेनिंग द सॉइल, दिस प्रोसेस इज नोन एज द थ्रिलिंग एंड प्लगिंग।
मतलब बेसिकली क्या करते हैं, मिट्टी ऐसे सॉफ्ट होता हार्ड होता है, उसमें हम लोग ट्रैक्टर चला के या फावड़ा चला के या फिर पुराने समय में बैलगाड़ी चला के इसकी मिट्टी को ऊबड़ खाबड़ करते थे, ताकि इसके अंदर जो है मिट्टी ऊपर नीचे हो जाए और इसके जो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो ऊपर नीचे हो जाए और हमारे क्रॉप को जो है अच्छे से ग्रो करें। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट्स यूज़ इन प्लगिंग, क्या क्या यूज़ करते हैं हम खुदाई करते समय, यानी खेत की जुताई करते समय, प्लगिंग करते समय क्या क्या यूज़ करते हैं, प्लग यूज़ करते हैं। ठीक है, इट इज़, अब ये प्लग कैसा होता है, फावड़ा जैसा होता है, जैसे इस तरह से होता है और यहाँ पर एक वो लगा होता है और ये, ठीक है, इस तरह से होता है। तो इट इज़ मेड अप ऑफ वुड, कंटेन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट होते हैं, एक लकड़ी होता है, एक लोहे का फावड़ा होता है, जिसे ट्रायंगुलर शेप में होता है, स्ट्रिप आयरन, इसे बोलते हैं प्लग शेयर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, प्लग शेयर। और ये होता है मेन वुड एक्सेस होता है, जिसको हम लोग पकड़ के खोदते हैं, जैसे एक आदमी है ये मान लीजिए, ठीक है, ये हाथ से ऐसे पकड़ के ज़मीन को खोद रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्लग शाफ्ट। ठीक है, ये वुडन एक्सेस होता है फॉर प्लग, प्लग यानी जुताई। ठीक है, यानी खेत को जोतने के लिए। ड्राइव इन विद द हेल्प ऑफ एनिमल, कई बार इसको एनिमल के भी हेल्प से, अच्छा ये तो फावड़ा है जो आदमी वगैरह यूज़ करते हैं, कई बार हल ऐसा होता है लकड़ी का, ठीक है, और इसमें इस तरह से होता है, एक यहाँ पर एक यहाँ पे, ठीक है, और इसको बांध दिया जाता है बैल पे। ठीक है, ये बैल है, मान लीजिए ये बैल है, ठीक, 4 पैर हैं, और उस पर बांध दिया जाता है इस तरह से। अब ये बैल आगे जब चलता है तो ये पीछे ज़मीन को खोदते हुए चलता है। ठीक है, तो ये कई बार एनिमल के हेल्प से पुराने समय में चलाए जाते थे। ठीक है, ब्रिंग न्यूट्रिशन रिच सॉइल टू टॉप, अब ये इससे क्या फ़ायदा होता है, जो प्लेन सॉइल था, नीचे वाला सॉइल जो न्यूट्रिशन वाला सॉइल है ये ऊपर आ जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, तो इससे क्या होगा, सॉइल हमें अच्छी सॉइल मिल जाएगी। हेल्प इन एरेशन ऑफ सॉइल, मतलब इस सॉइल में हवा का भी जाना जरूरी है, नाइट्रोजन वगैरह के लिए बहुत ज़रूरी है कि सॉइल ऐसा रहे जिसमें हवा पानी जा सके, पानी अगर हम डालें तो अंदर तक जा सके। जैसे एक ज़मीन है, वहाँ पर पानी डाल दो, वो पानी दिखेगा, ज़मीन को खोद दो, उबड़ खाबड़ कर दो, फिर पानी डाल दो, सब पानी अंदर चला जाएगा, मतलब पानी अंदर तक गया। फिर है एक और चीज़, होए। ठीक है, ये कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड एंड आयरन, इसमें भी लॉन्ग रॉड और आयरन होता है, कंटेनिंग स्टोन बोर्ड एंड बेंड प्लेट आयरन। अच्छा ये जो हम बताए थे ये इससे होए बोलते हैं, सॉरी, ठीक है ना, और ये बोलते हैं अपना जो है क्या बोले थे इसे, हाँ प्लग। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ब्लेड टाइप का होता है और आयरन का, और इसका लकड़ी होता है। ड्राइव इन विद द हेल्प ऑफ, इसे भी एनिमल के साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिगर एग्जैक्ट नहीं बन रहा है बट समझ लो, सब जुताई के लिए ही हो रहा है। और इसका काम क्या होता है, यूज फॉर रिमूविंग द वीड्स एंड लूजिंग द सॉइल, इसको भी जब खेत में प्लांट्स बड़े हो जाते हैं, अब इनकी जड़ें भी बड़ी हो गई तो फिर से एक बार हमें खेत जोतना पड़ेगा, तो अब इसको दूर दूर लगाते हैं, बीच में से एनिमल वगैरह को गुजारते हुए इनको खोद देते हैं, और जो एक्स्ट्रा इसमें प्लांट निकल रहे होते हैं, जो वीड्स निकल रहे होते हैं, वीड्स को हिंदी में बोलते हैं खरपतवार, घास फूस, उनको हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। कल्टीवेटर, आज के समय तो ट्रैक्टर वगैरह में मशीनें आ गई हैं जिससे हम लोग काटते हैं नहीं, पुराने समय लोग हाथी से काटते थे। मॉडर्न मेथड ऑफ प्लगिंग विच सेव्स बोथ टाइम एंड लेबर, आज के समय हम लोग क्या करते हैं, कल्टीवेटर यूज़ करते हैं, इससे आदमियों की जो मेहनत लगती है वो भी बचता है और समय भी बचता है। इट इज़ कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, और इसको ट्रैक्टर के हेल्प से चलाया जाता है। सोइंग, सोइंग मतलब बोना, क्या होता है, प्लांटिंग ऑफ सीड्स ऑफ अ क्रॉप इन अ सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। सोइंग मतलब बोना सीड्स को, किसको, सीड्स को, कहाँ पर, मिट्टी में। ठीक है, गुड क्वालिटी एंड हेल्दी सीड्स मस्ट बी यूज इन ऑर्डर टू प्रोडक्ट हेल्दी क्रॉप प्लांट, अगर हमें अच्छा प्लांट चाहिए तो उसमें अच्छी क्वालिटी का सीड यूज़ करना चाहिए। पहले दुकान पे जाएंगे, सबसे अच्छी क्वालिटी का सीड लाएंगे, जो अच्छे किसान होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो समझते हैं कि कौन सा सीड अच्छा है और उसी को बोएंगे। अब टूल्स इन यूज सोइंग, मतलब बोते समय हम किन किन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडिशनल टूल क्या है, फनल शेप्ड सीड्स आर प्लेस इनटू द सॉइल एंड हेल्प ऑफ लॉन्ग पाइप विद द शार्प एंड, मतलब क्या करते थे पुराने समय में लोग, एक पाइप टाइप का होता था, उससे बो देते थे, ठीक है, सीड्स को थोड़ा सा ज़मीन के अंदर खुदाई उदाई करने के बाद। ठीक है, दिस टूल इज़ ड्राइवन बाय द प्लग, और इसको प्लग के ही सहायता से यानी जब हम जुताई करते हैं तो उसी की सहायता से कई बार बो दिया जाता था। सीड ड्रिल, सीड ड्रिल में क्या होता है, इट कंटेन्स सेट ऑफ यूनिफॉर्मली अरेंज ट्यूब्स। ठीक है, मशीन वगैरह होती हैं इस तरह से, मान लो मशीन है, इसमें बीच में छेद हैं, ठीक,
और ये बड़ा से ट्रैक्टर से हमने जोड़ दिया और इसके अंदर सीड डाल दिया। अब ये आगे चलते जाएगा और एक एक सीड ज़मीन में ये छोड़ते जाएगा खुद जुताई करने के बाद। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बराबर दूरी पर सीड्स लगते हैं। ठीक है, और इसको ड्राइवन विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर की सहायता से इसे डालते हैं। एडिंग ऑफ मेन्योर एंड फर्टिलाइज़र, अब ये सब डाल दिए तो इसमें हम मेन्योर यानी जो उसके लिए ज़रूरी पोषक तत्व हैं न्यूट्रिशंस के लिए, प्लांट को ग्रो होने के लिए, उसको डालते हैं। फर्टिलाइज़र डालते हैं, खाद वगैरह डालते हैं। इससे क्या होता है, इट सप्लाइज द प्लांट्स विद इसेंशियल न्यूट्रिशंस फॉर ग्रो एंड डेवलपमेंट, और इसी के द्वारा प्लांट काफ़ी अच्छा बड़ा होता है। ठीक है, मैन्योर क्या होते हैं, ठीक है, मैन्योर्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम डीकम्पोज्ड एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट। देखो कई बार क्या होता है, जो गाय के गोबर वगैरह होते हैं और जो हम लोग केला वगैरह खाते हैं उनके छिलके होते हैं, या फिर सड़े गले जो सब्जी उब्जी होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी को अच्छा बनाते हैं। ठीक है, तो जो भी डिकम्पोज होते हैं प्लांट और एनिमल के वेस्ट, उसको हम लोग डिकम्पोज्ड वेस्ट को, डिकम्पोज का मतलब सड़ गल जाने के बाद जो उसका लास्ट पार्ट बचे वो, उसको हम लोग मिट्टी में डालते हैं। प्रोवाइड ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस टू द सॉइल बट इज लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन। ठीक है, ये तो हमें मैटर जो है ऑर्गेनिक मैटर, ये ह्यूमस भी प्रोवाइड करता है, यानी कि एक प्रकार से मिट्टी में जब ऐसा मिलाते हैं तो मिट्टी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, उससे क्या होता है प्लांट आराम से ग्रो करते हैं। ठीक है, लेकिन ये न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा रिच नहीं होते हैं। ठीक है, इनहेंस द सॉइल, इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं और मिट्टी को भी अच्छा करते हैं। मेक द सॉइल पोरस फॉर प्रॉपर एरेशन, और इसके द्वारा मिट्टी में थोड़े बहुत छेद भी हो जाते हैं जिससे एयर भी अंदर आसपास जा सके। ठीक है, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ है। तो फर्टिलाइजर्स कॉमनली अवेलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्ट रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन। ठीक है, तो कॉमर्शियली ये अवेलेबल होते हैं, दुकान वगैरह पे मिल जाते हैं। ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। ठीक है, सॉल्ट जैसा नमक होता है, तो नमक मतलब याला नमक नहीं। ठीक है, जैसे हम लोग एसिड बेस और सॉल्ट केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा सॉल्ट क्या है, और ये प्लांट के न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। डू नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, लेकिन ये सॉइल को ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मेक सॉइल लेस फर्टाइल इन द लॉन्ग रन, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स को तो लॉन्ग टाइम में क्या होता है, सॉइल को कम फर्टाइल बना देते हैं। उदाहरण के लिए एक लड़का बीमार होता है, उसको हम लाके दवा दे रहे हैं, जैसे ही बीमार हो रहा है हल्का सा दवा दे रहे हैं जैसे ही, अब क्या होगा कि उसका शरीर खुद बीमारी से लड़ने में कम हो जाएगा, क्योंकि अब उसको आदत बन गई है हर बार दवा खाने की। इसलिए जब भी कभी बच्चों को बीमार होता है तो 1-2 दिन वेट किया जाता है, गर्म पट्टी ठंडे पानी वाला पट्टी रखा जाता है कि बुखार उतर जाए, तुरंत नहीं दवा देना है। डॉक्टर भी कहता है कि जब जाओ डॉक्टर के पास तो तुरंत वो क्या करेगा, पैरासीटामोल वगैरह लिख देगा, लेकिन कहेगा जब बुखार आए तो दीजिए। अगर फिर भी नहीं 3 दिन बाद ठीक हो रहा है तब वो हार्ड दवाई लिखेगा, एंटीबायोटिक वगैरह लिखेगा। तो कई बार क्या होता है, किसान बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं तो 2-4 साल तक तो अच्छा क्रॉप होता है, लेकिन उसके बाद क्रॉप खराब होने लगता है। फिर इरिगेशन यानी सिंचाई, सप्लाई वाटर टू द प्लांट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द इरिगेशन। अलग अलग समय पे जब जब ज़रूरत है, चूँकि जो लोग खेती करते हैं उनको मालूम होता है, प्लांट को देख के पता चल जाता है कि अब इसको इरिगेशन की ज़रूरत है कि नहीं, तो इरिगेशन किया जाता है। अब किस तरह से इरिगेशन किया जाता है, सोर्सेज क्या क्या है, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, वेल यानी कुएं से किया जाता है, ट्यूबवेल से किया जाता है, तालाब से किया जाता है, लेक से किया जाता है, कैनाल से किया जाता है, नहरें जो होती हैं गाँव वगैरह में, नदियों से किया जाता है, और डैम वगैरह भी कई जगह बने होते हैं तो उनसे भी किया जाता है, हेल्प लिया जाता है इन सब का। मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के क्या क्या मेथड हैं, एक तो ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड में एक होता है पुली सिस्टम, जिसे मोट बोलते हैं। इस तरह से देखो कुएं में क्या होता है, पुली बांध दिया जाता है और यहाँ से बाल्टी जैसा कुछ होता है वो डालते रहते हैं और नाली और नहर के माध्यम से खेत में पहुँचता रहता है। दूसरा होता है चेन पंप। ठीक है, चेन पंप ये भी ट्यूबवेल जैसा होता है। ठीक है, उससे करते हैं। ढेकली और लीवर सिस्टम जिसे रहात बोलते हैं। ये चारों चीज़ आप बुक में फिगर देख लोगे, बेसिकली आपको याद करना है ट्रेडिशनल मेथड होते हैं। आज के समय लेकिन क्या करते हैं, जो पानी कम से कम हो और वेस्टेज ना हो, क्योंकि हम जब जैसे मान लो एक यहाँ पर ट्यूबवेल लगा दिए, यहाँ से पानी निकल रहा है, रास्ते में बहते बहते जा रहा है, थोड़ा इधर बह रहा है थोड़ा उधर बह रहा है और जाके खेत में जा रहा है। खेत इतना बड़ा है, यहाँ पर तो पानी खूब ढेर सारा मिल गया। ठीक, जहाँ जहाँ ढाल है वहाँ वहाँ पानी मिल गया,
इधर यहाँ पर ढाल नहीं है, यहाँ तक पानी नहीं पहुँचा, तो यहाँ के प्लांट तो अच्छे ग्रो हो जाएंगे, यहाँ पे छोटे छोटे ग्रो होंगे। तो इसलिए ये ट्रेडिशनल मेथड कई बार प्लांट के लिए अच्छा नहीं होता था। तो कौन सा मेथड है? स्प्रिंकल मेथड। इसमें क्या होता है, पूरा खेत है, इसमें पाइप इस तरह से लगा दिया जाता है और इस पाइप में छेद कर दिया जाता है हर जगह पे, और जब पानी हम डालते हैं तो इन छेद से जो होता है फुहारे के रूप में पानी निकलता है। ठीक है, इस तरह से। अब ये पानी हर जगह बराबर फैलता है और कम से कम पानी में सारे प्लांट को अच्छे से पानी मिल जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है। तो ये स्प्रिंकल सिस्टम जो होता है यूज़फुल फॉर अनइवन लैंड एंड सैंडी सॉइल। ये ऐसे जगह पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर सैंडी सॉइल होता है। सैंडी सॉइल में क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। सैंडी सॉइल यानी जब बालू वाला, मान लो एक बालू वाला खेत है जिसमें हमें पानी डालना है, अगर हम यहाँ से पानी डालेंगे तो 80% पानी तो यहीं सोख लेगा ये। ठीक है, वो नीचे चला जाएगा एकदम, प्लांट को नहीं मिल रहा है। तो इससे अच्छा है कि हम स्प्रिंकल सिस्टम से यूज़ करेंगे तो प्लांट में हर जगह पानी बराबर मिलेगा और टॉप मोस्ट लेयर पे ही मिलेगा, फ़ायदा होगा। दूसरा ये कि जो ढाल वाले जगह पे होते हैं, ढाल वाले में पानी यहाँ पे डालोगे तो पानी सब बह के यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे पानी रुकेगा नहीं, तो वहाँ पर भी स्प्रिंकल सिस्टम से ही पानी डालते हैं। ठीक है, यूजेस सिस्टम ऑफ perpendicular pipes with rotating nozzle on a top which sprinkle water on the crop provide efficient coverage of water for long area। तो मैंने वही बताया ना, क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग पानी डालते हैं तो ये फुहारे के रूप में चारों तरफ फैलता है, तो इससे बराबर पानी पहुँचता है। दूसरा है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या है? वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द रूट ऑफ प्लांट। मतलब हमने एक इस तरह से खेत है, मान लो इस खेत में पाइप में हमने क्या कर दिया, ऊपर साइड पानी पाइप वाला लगा दिया। ये पाइप सब क्या हो रहा है, इन सब से पाइप से क्या हो रहा है कि छेद हैं, उसमें से एक एक बूंद बूंद पानी जा रहा है। जहाँ जहाँ प्लांट है वहीं पर हमने छेद वाला सिस्टम बनाया, प्लांट की जड़ों में पानी पहुँच रहा है, क्योंकि प्लांट के जड़ों में ही पानी चाहिए होता है। ठीक है, तो ड्रिप सिस्टम को इस तरह से यूज़ करते हैं। वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप एट द रूट ऑफ द प्लांट, प्रोवाइड्स इफिशियंट इरिगेशन एंड प्रिवेंट्स वाटर वेस्टेज। इससे क्या होता है, जो ज़रूरत का पानी होता है सिर्फ वही मिलता है, वाटर वेस्ट नहीं होता है। यूज्ड कॉमनली फॉर वाटरिंग फ्रूट्स प्लांट्स एंड गार्डन्स एंड ट्रीज। ये ऐसी जगह पे जहाँ पे मान लो हमें गार्डन बनाना है, केले के पेड़ लगाने हैं या ऐसे पेड़ लगाने हैं जहाँ पर हमें पानी चाहिए बहुत ज़्यादा, तो एक ही तरह के प्लांट्स वगैरह के लिए जड़ों में पानी पहुँचाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स से क्या प्रोटेक्शन करते हैं? वीड्स हमने बताया अभी भी क्या चीज़ था, एक्स्ट्रा घास फूस जो उग जाते हैं, तो उसके लिए कैसे प्रोटेक्शन करते हैं? तो पहले तो समझते हैं वीड्स क्या हैं। तो दे आर अनडिजायरेबल प्लांट दैट ग्रोन अलॉन्ग विद द क्रॉप। ये वो प्लांट होते हैं जो मेन क्रॉप जिसको हमने बोया उसके साथ घास फूस के रूप में बिना मतलब के उग जाते हैं। तो इनको कैसे हम करते हैं, जो है सफेद ज़ैंथियम एंड पैरेंथियम आर द कॉमन वीड्स। ये दो तरह के वीड्स हैं जो बहुत ज़्यादा होते हैं, ये याद करना पड़ेगा स्पेलिंग से ही। ठीक है, दे कम्पीट विद द क्रॉप फॉर वाटर न्यूट्रिशन एंड स्पेस ऑफ एंड द लाइट। तो ये क्या करते हैं, वाटर के साथ आ जाते हैं, पहली बार पानी को भी सोख जाते हैं, न्यूट्रिशन को भी सोख लेते हैं और ये जगह भी सेक लेते हैं, जिससे जो सॉइल पे जो हमारा सनलाइट है वो प्लांट पर सही से नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, तो वीडिंग क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीडिंग फ्रॉम द कल्टिवेटेड फील्ड। इससे क्या करते हैं, हम वीड्स को हटाते हैं। मेथड अभी भी हमने बताया था क्या क्या है। तो मैकेनिकल मेथड ऑफ वीडिंग। वीडिंग का क्या क्या मेथड, मैकेनिकल मेथड है? पहला तो रिमूवल बाय हैंड। अगर छोटा खेत है तो वहाँ पर हाथ से ही उखाड़ देंगे या फिर खुरपी से उखाड़ देंगे। खुरपी यानी छोटी सी इस तरह से होती है, ठीक है, और यहाँ पर हत्था लगा होता है, इसको पकड़ पकड़ के खुरपी से उखाड़ देंगे। या यूज सीड ड्रिलिंग प्लग, या फिर हम प्लग यानी फावड़े वगैरह से हटा देंगे, नहीं तो बहुत बड़ा जगह है तो वहाँ पर मशीन वगैरह लगाया जाता है। ठीक है, अब है केमिकल मेथड ऑफ वीडिंग। एक केमिकल मेथड भी है वीडिंग का, मतलब जो ऐसे प्लांट हैं जो अननेसेसरी उग जा रहे हैं, जो मिट्टी में से न्यूट्रिशंस को खींच ले रहे हैं, सनलाइट को प्लांट्स तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, वाटर को सोख ले रहे हैं, उसके लिए केमिकल डाल देंगे ताकि वो प्लांट ही ना उगे। तो उसमें क्या है, एक स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स। वीडीसाइड कुछ ऐसे केमिकल दबा होते हैं जिनको स्प्रे कर देते हैं ज़मीन पे, तो वो वीड्स नहीं उग पाते हैं। ठीक है, फिर है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग यानी द प्रोसेस ऑफ कटिंग द मैन्योर
क्रॉप फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मतलब जो प्लांट ग्रो हो चुके हैं उनको काटने का मेथड, काट के अब हम उसको थ्रेसिंग के लिए ले जाएंगे, उसी मेथड को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूवेबल ग्रेन्स फ्रॉम द काफ इज कॉल्ड द थ्रेसिंग। और फिर जब उसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, यानी मान लो गेहूं के पौधे को काट लिया यहाँ से, अब उसको मशीन में डाल देंगे, थ्रेस करेंगे तो उससे दाने अलग हो जाएंगे, थ्रेसिंग करेंगे। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द हस्क इन द मिक्सचर ऑफ थ्रेसिंग क्राफ्ट इज कॉल्ड द विनोइंग। अब इसको क्या करते हैं, जब हम इसको मशीन में डालते हैं, थ्रेसिंग मशीन में, उसमें से दाने को अलग करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, विनोइंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना होगा। इनके लिए क्या क्या यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर हार्वेस्टिंग, एक तो सिकल यूज करते हैं, हार्वेस्टर यूज करते हैं, कंबाइन, इट इज अ कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेसर। मतलब कई बार क्या होता है, हम लोग काट लेते हैं और थ्रेसर मशीन में ले जाते हैं, वहां से दाने लग होते हैं। एक होता है बड़ा सा ट्रैक्टर जैसा मशीन होता है, उसको खेत में चला दो, ये खेत से पौधे को काट भी लेगा और इसी के अंदर दानों को अलग करके दाने अलग कर देगा, भूसा अलग कर देगा, भूसा बहुत कम बचेगा, भूसे को ही जमीन में छोड़ता जाएगा। तो ये कंबाइन होता है, इसमें क्या होते हैं, हार्वेस्ट एंड थ्रेस दोनों होता है। ठीक है। फिर इसके बाद स्टोरेज, कैसे हम इनको बचाएंगे, क्योंकि दाने उगा लिए, तुरंत तो बेच नहीं देंगे, साल भर बेचेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ कीपिंग क्रॉप ग्रेन सेफ फ्रॉम स्पॉइलेज बाय मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड स्टोरेज। लंबे समय तक के लिए चूहों से, कीड़े मकोड़ों से और या नमी वगैरह से बचाने के लिए, मॉइस्चर नमी बचाने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्टोरेज। इसमें क्या करते हैं, बड़े बड़े हॉल बनाते हैं, उन हॉल को चारों तरफ से सील करते हैं ताकि एयर वगैरह जल्दी पास ना हो पाए, और उसके अंदर जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर रखते हैं, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन होता है वो रखते हैं, और बड़े बड़े बोरी वोरी में करके गेहूं वगैरह को स्टोर कर देते हैं। लार्ज स्केल पे क्या करते हैं, स्मॉल स्केल पे स्टोरेज ऑफ ग्रेन, इट इज यूजुअली डन इन अ जूट बैग एंड मेटेलिक बिन्स। जूट बैग यानी जो बोरी आता है जिसमें राशन आता होगा, उसमें डाल देते हैं। और लार्ज स्केल में बताया ना कि इसके लिए हम लोग बहुत बड़ा हॉल बनाते हैं। ठीक है। इट इज डन सिलोस एंड ग्रेनरीज। ठीक है, उसमें बहुत बड़े हॉल में करते हैं। फूड फ्रॉम एनिमल, अब एनिमल से भी हमें कुछ फूड मिलते हैं। कैसे, मिल्क हम लोग एनिमल से लेते हैं, काऊ से, बफेलो से, कैमल, गोट से मिल्क हम लोग लेते हैं। मीट भी ऑब्टेन करते हैं, चिकन, गोट, सीप से, बकरी से, चिकन से, सीप से, ये सब से मीट भी ऑब्जर्व करते हैं, खाते हैं, पीते हैं उसको भी। एग भी ऑब्टेन किया जाता है चिकन से और डक से। ठीक है, बतख और मुर्गी का अंडा भी खाया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, एनिमल हस्बेंड्री, या हस्बैंड वाला मत समझ लेना, हस्बैंड वाइफ वाला। तो द साइंस ऑफ रीडिंग एनिमल्स फॉर अ कॉमर्शियल रियरिंग एनिमल्स फॉर अ कॉमर्शियल पर्पज ऑन अ लार्ज स्केल इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। मतलब खाने पीने की चीजों के उद्देश्य से बड़े स्केल पर जब एनिमल को पालते हैं तो उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। जैसे मुर्गी पालते हैं बहुत ज्यादा, मुर्गी जब तक अंडे देती है, अंडे दी नहीं, उसको बेच दिया, खा गया आदमी। या फिर सब लोग वो पालते हैं बकरी वगैरह। ठीक है, उसको भी जब तक दूध दी तो दूध पिए, नहीं पी तो काट के खा गए, मीट बना। तो एनिमल हस्बेंड्री समझ में आ गया है ना। इट इंक्लूड फीडिंग, ब्रीडिंग, डिसीजेस कंट्रोल, प्रोवाइडिंग शेल्टर एंड केयर। इसमें क्या किया जाता है, एनिमल को खाना वाना खूब खिलाया जाता है, उनको ब्रीडिंग किया जाता है ताकि बच्चे पैदा करें एनिमल, फिर उनको डिसीजेस कंट्रोल के लिए इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता है, और उनके लिए घर वगैरह बनाया जाता है, और सब जब बड़े हो जाते हैं वो तो उनको काट के खाया जाता है ना। ऐसा ही होता है जो लोग खाते हैं उनके लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय, आदित्य मिश्रा।